लाइए शीट दे दीजिए। उत्तम सर आ रहे हैं, वही आंसर बोलेंगे, ठीक है। शीट है हमारे पास, हाँ चालू करिए। चालू है। गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी 12वीं क्लास है मेंस्ट्रुएशन कैट लेवल की, और चीजें आप लोग दोहराए भी होंगे अच्छे से। जो पीछे मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया गया उसको अच्छे से दोहरा लीजिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। आइए देखिए, 81 नंबर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 81। हर एक बच्चा ध्यान दे, 81 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूं। सामने है आपके प्रश्न। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाया जाता है तथा इसको समान ऊंचाई, जो कि 10 सेंटीमीटर ही है, बेलन की ऊंचाई के बराबर ही है, के 2 शंकुओं में ढाला जाता है, जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है। पहले तथा बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा कि 81 नंबर के क्वेश्चन में, जरा वो दिखाई दे, 3:4 सही है अनुपात। आइए देखिए, सबसे पहले ये बेलन बना लीजिए। क्वेश्चन सही है आपका, बेलन बना लिया। इससे आपने 2 शंकु बनाए हैं। इसकी त्रिज्या R1 हो गई, इसकी त्रिज्या R2 हो गई। ध्यान से देखिएगा, और इसका व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या 7 हो गई। ध्यान से देखिए, इसकी ऊंचाई 10 हो गई। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसकी भी ऊंचाई 10 है और इसकी भी ऊंचाई बच्चों आपका 10 है। आपको पता है कि इसको पिघला के ये दोनों बनाए जा रहे हैं, तो इसका आयतन इन दोनों के आयतन के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन इन दोनों के आयतन के बराबर होगा, तो लिखेंगे पाई इंटू 7 का स्क्वायर और इंटू क्या बच्चों 10, बराबर ये हो जाएगा 1/3 पाई कॉमन। इसका आयतन हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू 10। ध्यान दीजिए, इसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर हो गया। यहां जो इसके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, इसमें कोई बच्चों क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई लेना देना नहीं है। पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू 10। मैंने क्या कर रखा है, दोनों का वॉल्यूम ऐड किया, इसके वॉल्यूम के बराबर कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ऊंचाइयां सबकी बराबर है, इसलिए ऊंचाई हमेशा 10 ही रखी जाएगी। 1/3 पाई कॉमन ले रखा था मैंने। देखिए 10 से 10 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ध्यान दीजिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3 गुणे 49, ये आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 49 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि पहले तथा बाद में समतलीय पृष्ठों में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, समतलीय पृष्ठ मतलब बच्चों इसको कहेंगे, ये समतलीय पृष्ठ है, ये समतलीय पृष्ठ है, यानी कि इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। बेलन का समतलीय पृष्ठ क्या है, इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये साइड वाला है, तो उसकी बात नहीं बोला है। तो पहले का समतलीय पृष्ठ क्या होगा, इसका और इसका क्षेत्रफल का योग। बाद का समतलीय पृष्ठ क्या होगा, इसके आधार और इसके आधार के क्षेत्रफलों का योग। तो पूछा यही गया है कि बताइए आपके समतलीय पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो इसका समतलीय पृष्ठ निकाल लेते हैं और इसका समतलीय पृष्ठ निकाल लेते हैं। रेशियो में निकालिएगा तो फिगर कटेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से देखिएगा,
ये हो गया बच्चों आपका बेलन का समतलीय पृष्ठ बटा में शंकुओं का समतलीय पृष्ठ। क्या हो जाएगा? बेलन का समतलीय पृष्ठ हो गया पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और गुणे 2 भी होगा। क्यों? क्योंकि 1 का निकालकर 2 से इसमें क्या करेंगे? गुणा। 2 है ना बच्चों इसमें समतलीय पृष्ठ, इसलिए 2 का गुणा। और इसका समतलीय पृष्ठ क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पाई कॉमन r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया इंटू 2। और बाई इसकी वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 3 इंटू 49। ये कट गया, कितना आया? 2/3। आपके इसके समतलीय पृष्ठ और इसके समतलीय पृष्ठों में अनुपात जो आ रहा है 2/3 का आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है जब आपने पिघलाकर इसको शंकु बनाया है तो समतलीय पृष्ठ कितना बड़ा है? सीधे देखिए, बेलन का समतलीय पृष्ठ 2 है तो शंकुओं का समतलीय पृष्ठ टोटल 3 हुआ। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किस पर? 2 पे। भाई यहां पर समतलीय पृष्ठ 2 आया है और यहां समतलीय पृष्ठ 3 आया है। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पे? 2 पे। तो लिखेंगे समतलीय पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि। समतलीय पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि। कितने की वृद्धि? 1 की। कितने पे? 2 पे। गुणे 100 कितना आ जाएगा? 50%। हर एक बच्चा ध्यान दे, 50%। हर एक बच्चा ध्यान दे। एक बहुत अच्छा सवाल ये था आपके सामने। 3-4 का कोई रोल नहीं है यहां पर, जो इनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 3-4, उसका कोई रोल नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। ये 81 नंबर का सवाल है, यूट्यूब पे चल रहा है बाबू। यूट्यूब वाली चीज सामने लाएंगे। आज आप लोग की अलजेब्रा वाली क्लास 7 बजे चलेगी। शीट आपकी अपलोड हो जाएगी 6:30 बजे तक। शीट आपकी अपलोड हो जाएगी 6:30 बजे तक। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी नई शीट डाउनलोड करके लगा लेंगे। लॉकडाउन में अच्छे से उसको कई बार लगा डालिए। उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा आपको। जो नए बच्चे हैं कुछ नए सवाल उसमें मिले, सॉरी पुराने बच्चों को नए क्वेश्चन जो उसमें मिलेंगे, सोल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। वो सोल्यूशन मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। लिंक फेसबुक वाले मेरे आईडी पे पड़ा हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये सारे सोल्यूशन भी आपको, मतलब अब जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपको सोल्यूशन भी पूरा प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे, कि जिससे आपको कभी कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख पाए। और पुराने स्टूडेंट को इससे ये फायदा होगा कि उनको दोबारा बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। नई चीजें पढ़ने के लिए उनको दोबारा बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। वो आराम से शीट मिलेगी, सोल्यूशन मिलेगा, उससे वो अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए, क्योंकि हर साल चीजें अपडेट होती हैं, इस साल भी बच्चों चीजें अपडेट हो रही हैं। और अभी 2 शीट अपडेट हो गई, परसेंटेज की और अलजेब्रा की। इसके बाद अभी पार्टनरशिप में पढ़ाने वाला हूं, उसको भी अपडेट करके ही आपको दिया जाएगा। आइए चलिए देखिए, अब हमारा प्रश्न है 82 नंबर का। सबको क्लियर हो गया ना? यूट्यूब पे कोई कमेंट तो नहीं है? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? कोई आ भी नहीं रहा होगा ज्यादा पढ़ने के लिए ना? बहुत कम लोगों के बस का है ये। समतलीय पृष्ठ समझिएगा, वक्र पृष्ठीय भाग अलग होता है। समतलीय पृष्ठ वही होगा जो वृत्त दिखाई दे रहा है। आइए देखिए, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 6 इकाई तथा ऊंचाई 24 इकाई है, एक वर्गाकार आधार वाला ठोस घनाभ जिसकी ऊंचाई 20 इकाई है, इस प्रकार रखा गया है कि इसका प्रत्येक कोना बेलन की दीवार को स्पर्श करता है। अब बेलन तो पानी से भर दिया जाता है, तो भरे गए पानी का आयतन क्या होगा? कुछ नहीं करना, बेलन के आयतन में से आपको घनाभ के आयतन घटा देना है। बेलन के आयतन में से घनाभ का आयतन घटा देना है। तो ध्यान से देखिए, जो बेलन आपका होगा इस तरीके से होगा, जो घनाभ होगा वो इस तरीके से है।
इस तरीके से आधार इसका बने। रुक जाइए, गड़बड़ हो गया आधार। हम्म 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 बड़ा अजीब टाइप का बन गया, थोड़ा सा 3D फिगर है ना बच्चों, तो थोड़ा अजीब बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो इसका आधार है, हम कह सकते हैं इसके आधार पे आ रहा है, आधार इसका वर्गाकार है, हाइट बराबर नहीं है, ये थोड़ी हाइट ज्यादा है इसकी, बेलन की हाइट ज्यादा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 82 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है। लेकिन अगर ये घनाभ इसके सरफेस को टच कर रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों आप ये कह सकते हैं कि ये आपका बेलन का आधार है, तो जो घनाभ का आधार होगा इसी के परिधि पर आएगा इसका शीर्ष, ये आप कह सकते हैं। घनाभ का जो ये आधार होगा वो किस पर आएगा, वो इसकी परिधि पर आएगा, आप ये कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपकी 6 और ऊंचाई दे रखा है 24। यहां इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है वो बता दीजिए। इसकी ऊंचाई है आपकी 20, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसकी ऊंचाई हो गई 20। अब देखिए आधार की भुजा ए हो गई, आधार की भुजा ए हो गई, तो ए तो यही है ना, ए यही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस ए की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा पूरा क्या होगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, पूरा पूरा आपका होता है आपका a√2, और ये a√2 किसके बराबर हो जाएगा, इसके व्यास के बराबर, और व्यास क्या हो जाएगा 6 दूना 12, तो a बराबर कितना 6√2। बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका 6√2, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये 6√2 आ गया। अब हमें चाहिए भरे गए पानी का आयतन, कुछ नहीं करना, इसके आयतन में से इसके आयतन को घटा दीजिए, तो बाकी जितना खाली भाग होगा उसी में पानी भरा हुआ होगा। तो भरे पानी का आयतन चाहिए आपको, भरे पानी का आयतन, ये पूरा ऊपर तक नहीं पहुंचा है, वो नीचे तक ही है। इसकी हाइट 24 है, इसकी हाइट 20 है। आधार चूंकि वर्गाकार है तो आधार की भुजा ए हो जाएगी, और ए निकलेगा कैसे, हम ये बोलेंगे कि इसका जो आधार होगा, जो वर्ग है, इसकी परिधि पर ही इसके शीर्ष आएंगे। तो भुजा आधार की हो गई घनाभ की ए, तो बच्चों ये अगर यहां से जोड़ दिया जाए तो ये a√2 हो जाएगा, और ये इस वृत्त के आधार के व्यास के बराबर है, ये आ गया। तो पाई r² माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल H यहां लेना पड़ेगा, LBH। आइए, पाई की वैल्यू 22/7, पाई में आंसर है कि किस में, पाई में ही आंसर, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू कितना 24, वेरी गुड 24, माइनस L की वैल्यू 6√2, B की भी वैल्यू 6√2, और इंटू क्या 20, ये आंसर कितना आएगा 288, 3 पाई माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ब्रैकेट में 3 पाई माइनस 5, ये आंसर है, नोट कर लीजिए। सबको समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लिवोलन पे चल रहा है क्या ये, ठीक है। मैं फिर से सूचना दे दूं आप लोगों को, हमारे इसमें बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं। आज आपको परसेंटेज वाली तो अपडेटेड शीट मिल चुकी है, उसका सोल्यूशन जैसे ही आपका परसेंटेज हमारा खत्म होने वाला रहेगा, मैं उसका उससे 2-4 दिन पहले ही सोल्यूशन टेलीग्राम के लिंक पे डाल दूंगा उसका पूरा। और आज आप लोगों को मिल जाएगी अलजेब्रा वाली शीट, और उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, लॉकडाउन में उसको लगाइए, और उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम वाले लिंक पे 10 दिन बाद ही डाल दिया जाएगा, कि आप लोग लगाते रहें, जहां प्रॉब्लम हो वहां देखते रहें, कि पुराने बच्चों को कोई मेरा नया बैच ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसके बाद है आपका 83, हर एक बच्चा ध्यान दे, 83। यदि एक शंकु का, हर एक बच्चा ध्यान दे,
अगला सवाल आ चुका है राहुल सर। यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है तथा दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले से 3 गुनी है, तो उनके आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए 83 नंबर का सवाल देखिए। एक शंकु ये है और एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है और दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले की 3 गुनी है। बहुत बढ़िया, लीजिए तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका क्या है 3 गुना है और दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले से 3 गुनी है, तो ये L1 बराबर अगर 1 है तो L2 बराबर क्या होगा 3 होगा। ये देखिए ये R1 है और ये R2 है। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फिगर है आप उसमें रखना शुरू करिए। आप जानते हैं पाई R1 L1 और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई R2 L2। क्या रिलेशन बोला है, पहले वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 3 टाइम्स है, 3 गुना। 3 रख दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, तो R1 इंटू 1 इक्वल टू R2 इंटू क्या 3 और इंटू 3। तो R1 R2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आ जाएगा 9:1। हर एक बच्चा ध्यान दे, 9:1 आ गया। अब क्या पूछा है आपसे, उनके आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर इज टू R2 का स्क्वायर। बच्चों यही तो होगा। तो R1 की वैल्यू कितनी आई है रेशियो में 9, तो 9 का स्क्वायर और R2 का 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81:1। ये आएगा आंसर। हर एक बच्चा ध्यान दे दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। क्या बाबू कोई दिक्कत, सब सही चल रहा है। पहले से व्यवस्था काफी मजबूत हो गई है, सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। राहुल सर, दीपक सर, सूरज सर भी आ चुके हैं, तो एक मजबूती के साथ पूरा टीम वर्क हो रहा है। दीपक सर नहीं, उत्तम सर। दीपक सर तो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं बुरा सा। हाँ चेंज करिए। और मैं सोच रहा हूं बच्चों अब इंग्लिश वगैरह वाली जो फ्री क्लास चलवा रहा हूं उसको बंद करवा दूं, क्योंकि इलाहाबाद में भी कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो फिर लॉकडाउन का मतलब नहीं रहेगा ना, लोग बाहर से आके पढ़ा के चले जाएंगे, तो लॉकडाउन का मतलब नहीं रहेगा। तो सोच रहा हूं कि जितने हम लोग हैं, हम राहुल सर, उत्तम सर, यही लोग आपको गाइड करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्तिकेय मिश्रा सर का भी फ्री बैच कह दूंगा, रूम से ही पढ़ा दें, क्योंकि यहाँ क्यों राहुल सर सही नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीजें आप देख ही रहे हैं, आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं कोरोना पेशेंट के, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई चीज हल्के में नहीं लेनी है कि अरे हमको तो कोरोना होगा ही नहीं, ध्यान रखना है आपको अपने सेहत का। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये एक आदमी तक सीमित नहीं रह रही है ना, कि अगर एक आदमी को हुआ तो उसी तक रहेगा, उसी से हजारों लोगों को फैल जाएगा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है आपको। और लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए आप लोग घर पे बैठ के। ये सब एक एक सवाल जो कैट लेवल कराए जा रहे हैं आपको, सब घर पे बैठ के करिए। एटी 84 नंबर का सवाल देखिए, 84। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो, तो वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। एक का सेंटर यहां है और एक का सेंटर यहां है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है केंद्रों के बीच की दूरी, यहां लेते हैं सेंटर, ये केंद्रों के बीच की दूरी d हो गया, और d बराबर क्या दे रखा है
बताइएगा 6 सेंटीमीटर। ये पूरा क्या है R1, ये क्या है R2। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। बोला गया है उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई, यानी कि डायरेक्ट इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग लेना है। आपके बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का योग आपको दिखाना है 116 पाई। तो देखिए आप जानते हैं कि R1 माइनस R2 बराबर 6 होगा। ध्यान दीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके त्रिज्याओं का अंतर ही उनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है। ये पूरा आपका R1 है। R1 में से R2 जब घटाएंगे छोटे वाले की त्रिज्या, तभी तो ये केंद्रों के बीच की दूरी D आएगी। तो ये R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू x बोल दूं, R2 की वैल्यू x बोल दूं, तो बच्चों R1 बराबर क्या होगा 6 प्लस R2 यानी कि 6 प्लस x। ध्यान से देखिए, R2 की वैल्यू मैंने बोल दी, R2 बराबर x। ध्यान से देखिए, तो R1 बराबर आ जाएगा 6 प्लस x। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग ध्यान दीजिएगा, यानी कि पाई इंटू 6 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू x का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा बोलिएगा 116 पाई के। देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल, हल करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और हल करने के बाद x बराबर आएगा 4 आएगा और x बराबर -10 आएगा। हल करके देखिएगा, कंडीशन यही बन रही थी ना उत्तम सर, देख लीजिए सेम यही बना है ना। ठीक, चलिए x बराबर यही आएगा 4 या x बराबर -10 आएगा। तो कंफर्म हो लीजिए कि R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर 6 प्लस 4 यानी कि 10 हो गया और R2 की वैल्यू कितनी आई 4। अब क्या पूछा गया, यही पूछा गया। और इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है GTO। इस सवाल को पूरा ना लगा के अगर आप GTO भी कर लें तो आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों त्रिज्याएं पूछी गई है ना, तो देखिए किसमें त्रिज्याओं का अंतर 6 आ रहा है। पहले वाले ऑप्शन में 10 और 4 का अंतर 6 आ जाएगा, दूसरे वाले ऑप्शन में 11 और 4 का अंतर बच्चों 6 नहीं आएगा, सी वाले ऑप्शन में 9 5 का अंतर भी 6 नहीं आएगा, डी वाले ऑप्शन में भी 10 और 5 का अंतर 6 नहीं आएगा। तो डायरेक्ट ये मेथड 2 GTO से भी आपका आंसर दिखेगा। कौन सा आंसर सही है, ए वाला, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पता होना चाहिए जो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी होगी वो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। मैंने दिखाया भी है, ये पूरा बड़ा वाला रेडियस बड़े वृत्त का R1 है, छोटा वाला रेडियस R2 है छोटे वृत्त का। तो R1 माइनस R2 करेंगे तभी तो ये 6 आएगा, केंद्रों के बीच की दूरी निकल के आएगी। तो बच्चों इसी से आप GTO भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर GTO लगाएं तो GTO भी हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, लग गया क्वेश्चन, हो गया सवाल बच्चों। आइए अब हम लोग आते हैं 85 नंबर के सवाल पे, 85। हर एक बच्चा ध्यान दे, 85 आ गया है सामने। ध्यान से देखिएगा, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। घन को काटने के पश्चात पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी क्या होगी। पहले तो घनों की संख्या निकालिए, ऐसा सवाल पीछे भी आपने कर रखा है 85 में। छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या क्या होगा बच्चों, बड़े घन का आयतन बटा में 1 छोटे घन का आयतन। बोलिएगा बड़े घन का आयतन क्या होगा, 4 का क्यूब, और छोटे घन का आयतन 1 का क्यूब। कितना आएगा 64। 64 छोटे घनों में बटा है। पूछा गया है
घन को काटने के पश्चात पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी। तो लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 96। और छोटे घनों का रेशियो में ले लेना, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 64। ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कटाए वटाएंगे कितना आएगा 1/4। ध्यान से देखिए 1/4 आ गया, हर एक बच्चे को दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 था, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया है 4, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, यानी कि 300% की क्या होगी वृद्धि। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 300% की वृद्धि। लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, सबको दिखाई दे रहा है, बराबर 3 की वृद्धि कितने पे, 1 पे गुणे 100, यानी कि 300%। ये लीजिए आंसर, सबको समझ में आया। एक बार फिर से बाबू, ये सवाल बहुत आसान है। देखिए एक बड़ा सा घन है, उसको छोटे छोटे घनों में आपने काटा है, तो सबके तो 6 पृष्ठ तैयार होंगे। पहले बड़े घन का भी 6 पृष्ठ है, उसका कोर जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कटिंग आपने कर दी तो छोटे छोटे आपके जो घन बने हैं उनके भी तो 6 पृष्ठ होंगे और कोर उसकी 1 होगी। तो देखिए सबसे पहले हम घनों की, छोटे घनों की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकल के आता है, काटने की बात कर रहा है तो बड़े घन के आयतन में एक छोटे घन के आयतन से भाग कर दीजिए, 64 आपके छोटे घन बनेंगे। तो बोला गया है कि जब कटिंग के बाद आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया गया है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देख लीजिए कि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना था, फिर अब 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है। चिपकाना सब अलग अलग है, तो 1 का निकालकर 64 से गुणा करेंगे। देखिए बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर होता है, और छोटे घन का भी 6 स्क्वायर होगा, लेकिन एक की वैल्यू यहाँ 1 होगी। ये 1 घन का आया, 1 छोटे घन का आया, आप इसमें 64 से गुणा कर देंगे तो ये आपके सभी छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। रेशियो आया इनका 1:4। अलग अलग निकालने में कैलकुलेशन बढ़ता है, चूंकि आपको परसेंटेज में ही आंसर देना है तो रेशियो में ले लीजिए, ज्यादा सुखी रहेंगे आप लोग। 1/4 आ गया। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 1 था, रेशियो में 1 था, तो अब बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे घनों का 4 हो गया, बढ़ ही जाएगा। कई सारे सरफेस नए दिखाई देंगे ना उसमें काटने के बाद, तो 4 हो गया। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो कितने पर, 1 पर, तो कितने की वृद्धि, 300% की वृद्धि। यह आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करेगा। समझ में सबको आया होगा। चलिए अब देखिएगा अगला सवाल आपका। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अच्छा सॉरी, ये नहीं है, 86 पे आ जाइए। 86 सामने है आप लोगों के। अच्छा सवाल है, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की लंबाई 296 है। आइए देख लेते हैं। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। बीसी की लंबाई क्या है, 296 है। यदि ए बी की लंबाई पूर्ण वर्ग हो, ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तब एसी की लंबाई 2 की घात है, 2 की घात में है, यानी कि समझिएगा, और एसी की लंबाई ए बी की लंबाई की दुगनी है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर तो 2 की घात में रखना है तो ये भी एक्स स्क्वायर में होगा, लेकिन दुगना इसका होगा। ये सारे आंकड़े आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो अब देखिए एक विशेष बात ध्यान दीजिए, त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से क्या हो, अधिक हो। यहां लिख सकते हैं, त्रिभुज बनना तभी संभव होता है जब
दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो। सुनिए, अगर इसकी भुजा ए बी, देखिए ए बी, ए सी और यहां बी सी, बी सी हर जगह क्या दिखाई देगा आपका 296 ही दिखेगा। देखिए अगर ए बी की वैल्यू 2 लेंगे तो ए सी की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी सी की वैल्यू 296। त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 4 लेंगे तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, ये 296, अभी भी इनका योग इससे छोटा है, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर ये 8 लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी भी यहां इन दोनों का योग इससे अधिक नहीं हो रहा है, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर ये 16 लेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी भी इनका योग इससे कम है, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर 32 लेंगे तो ये 64 हो जाएगा, अभी भी यहां त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर यहां 64 लेंगे तो ये 128 हो जाएगा, इनका योग अभी भी इससे क्या है, कम है, त्रिभुज बनना यहां भी संभव नहीं है। अगर ये 128 लेंगे तो ये 256 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको 128 लेंगे तो ये 256 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर में सब है, 2 के स्क्वायर में सब है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 के पावर में, स्क्वायर में मतलब पावर में सब है, ये भी और ये भी। अगर ये लेंगे तो त्रिभुज बनना संभव तो है भाई, इनका योग जो होगा इससे क्या होगा, अधिक होगा। ये दोनों छोटी भुजाएं हैं इससे, ध्यान दीजिएगा, तो इनका जो योग होगा इससे अधिक होगा, त्रिभुज यहां बन रहा है, लेकिन फिर भी यह आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बोला गया है ना कि जो ए बी है वो पूर्ण वर्ग भी है, ए बी को पूर्ण वर्ग भी बोला है। बच्चे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर ये 256 तो ये 512, ध्यान से देखिए, अगर ये 256 तो ये 512। बच्चों ये आंसर आपका बनेगा, क्यों? क्योंकि देखिए अब दो छोटी भुजाएं 296 और 256 हो जाएंगी और इनका योग 512 से क्या होगा, अधिक होगा। देख लीजिए, ये दो छोटी भुजाएं हो गई, ये बड़ी भुजा हो जाएगी, तो इन दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ये वाला फिगर आपका सही है। तो कॉमन सेंस से आपने किया है, रिजल्ट दिया है यूसीएस। यूसीएस का मतलब हो गया यूजिंग कॉमन सेंस। ये डायरेक्ट भी आंसर तक पहुंच सकते थे कि हमें ए बी की वैल्यू पूर्ण वर्ग रखनी है, तो आप किस पे चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट दिखेगा कि इसको 256 ले तो इसको 512, तभी आपका त्रिभुज बनना संभव है भी। तो ये 256 हो गया, तो ये 512। शायद परिमाप पूछा है आपसे, परिमाप पूछा है बच्चों, तो परिमाप यहीं बता देते हैं। परिमाप पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 प्लस 512 और प्लस 296। क्यों राहुल सर, सबको समझ में आ गया कि नहीं? आंसर बोलिए उत्तम सर। 1063, गुड, लीजिए। जोड़ लीजिए, फिर से देख लीजिए। छह 12 नहीं 1063 नहीं आएगा, ये 1054 आ रहा है, नोट कर लीजिए। आंसर की गलत है क्या? आंसर की गलत है बच्चों, नन ऑफ दीज होगा। 1063 आंसर दिया हुआ है, आंसर की गलत है, सही कर लीजिएगा। आंसर में गड़बड़ी है, सही कर लीजिए। 1054 आंसर आ रहा है परिमाप इसका, समझ गए कि नहीं? ये वाली भुजा पूर्ण वर्ग है और ये वाली भुजा 2 के घात में है, लेकिन इसकी दुगनी है, तो वो कॉमन सेंस से क्या हो सकता है, अगर ये 256 तो ये 512, यही बनेगा। इसके क्या है, 1064 जोड़ लीजिए, सही कर लीजिए। 63 नहीं है, ये 64 है, 1064। नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, करेक्शन कर लीजिए बच्चों। 1064 है, करेक्शन कर लीजिए। आंसर में गड़बड़ दिया है, कैलकुलेशन जरा थोड़ा सा आप लोग खुद किया करिए। हमारा काम केवल कॉन्सेप्ट समझाना है, मजबूती के साथ एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। कैलकुलेशन का काम आपका भी है। चलिए
87 नंबर का बच्चों आपका सवाल सही नहीं है, हिंदी वर्जन सही नहीं है, और अब इसको मैं कल ही करेक्ट कराऊंगा। 87 मार्क कर लीजिए। इंग्लिश वर्जन सही है, हिंदी सही नहीं है, मार्क कर लीजिए, इसको मैं कल ही करवाऊंगा। अब आ जाइए 88, 88 देखिए। एट देख लीजिए, ये ज्योमेट्री के शीट 2 में भी दिया गया है, ध्यान दीजिए। 90 डिग्री है यहां, क्या क्यों 90 सही है? सी स्क्वायर का मान पूछा है, जहां वृत्त की त्रिज्या a इकाई है, तो ये व्यास होगा फिर। हाँ, फिगर तो गड़बड़ है। ये 90, और हमारे ख्याल से ये सेंटर से जा रहा है। देखिए ये a हो गया, ये a हो गया, ये c है, ये थीटा है, ये b है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी a है और ये a माइनस c है, कोई टेंशन नहीं बच्चों। यहां लगेगा हमारा कॉस रूल, ध्यान दीजिएगा, मैं कॉस रूल समझा दूं आपको। हाँ, क्वेश्चन बड़ा है, हटा दीजिए क्वेश्चन, तो सवाल ही हटा दीजिए। 88 नंबर का क्वेश्चन हटवा रहा हूं, क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके, तो सादा हो जाएगा कि नहीं, वहां की अगला क्वेश्चन लाना पड़ेगा। बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिमाग लगा दिए राहुल सर आप भी। कॉस रूल देखिए क्या होता है, ये a है, ये b है, ये c है। देखिएगा कैपिटल A के यानी कि कोण A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a कहते हैं, कोण B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b, कोण C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c। तो अगर हमें चाहिए cos A, तो cos A चाहिए यानी कि ये फिगर चाहिए, तो क्या होगा बच्चों, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। अब अगर cos b चाहिए तो b छोड़ दीजिए, इनको लीजिए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca। और एक और है cos c बराबर, तो इसमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2। सेम यही यहां लगना है, आप सीधे उठाइए cos थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा छोड़ दीजिए, ये त्रिभुज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर अब सामने वाली जो भुजा है उसको घटा दीजिए, माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर दे दें, c स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये लीजिए आंसर। हर एक बच्चा ध्यान दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधे कॉस रूल लगाना है। हो गया ये क्वेश्चन। अब आ जाइए 89 नंबर के सवाल पे। 89 पे आइए बच्चों, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है 89 नंबर का भी, ध्यान दीजिए। इसमें कई सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, कई सवाल रद्दी हैं जो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, और वहां मैं बता जरूर दे रहा हूं कि ये सवाल पेपर में नहीं आएगा आपके, ये सब सवाल तो पेपर में आएंगे, ये सब जो क्वेश्चन है। अगला सवाल भी 89 पेपर में आने लायक है, देखिएगा 89। एक बेलन को एक शंकु द्वारा इस तरह ढका गया है कि दोनों के आधार एक ही समतल पर हो। यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का अधिकतम संभावित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ले आइए सामने राहुल सर। क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। एक बेलन है जिसको शंकु द्वारा ढका गया है, और इस तरह से ढका गया है कि दोनों के आधार एक समतल पर ही हो।
शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है 4 और 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल पूछा गया। ध्यान दीजिए, अधिकतम संभावित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा गया है तो निश्चित रूप से जो बेलन होगा बच्चों वो पूरा इस तरह से क्या करेगा, इसको टच करेगा। समझिए, ये मैक्सिमम साइज का बेलन होगा। अगर बेलन की साइज मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम फैलाव दे सकते हैं, दे दीजिए, बेलन की साइज मैक्सिमम होगी तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आइए ध्यान से देखिए, बड़े से बड़ा ये बना दिया गया है, यहां से ये इसकी ऊंचाई हो गई। ध्यान से देखिए, यहां से इसको मिला लीजिए, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 10। अब देखिए, आप बेलन की त्रिज्या क्या मान लीजिए, बेलन की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 4 है। ध्यान से देखिए, अब बच्चों आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसको हम मान लेते हैं h, इसको क्या मान ले, h। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको मान लिया आपने h। तो देखिए यहां पर फॉर्मेट बन सकता है सिमिलरिटी से, h अपॉन में ये पूरा 10 इक्वल टू r बाई 4। सिमिलरिटी से सीधे सीधे बन सकता है, ये फिगर बन रहा है, देखिए ये r है 90, ये 4 है, ये आपका h है, और ये पूरा क्या है 10 है। लगेगी सिमिलरिटी, जानते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा h बाई 10 बराबर r बाई 4। तो बच्चों देखिए स्मॉल h बराबर कितना आएगा, 5 r बाई 2। गुड, h बराबर आ गया 5 r बाई 2। अब सुनिएगा ध्यान से देखिए, हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी वो बताइए बच्चे। पूरे 10 में से, पूरे शंकु की ऊंचाई में से ये वाला h क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक अच्छा सवाल है, तो 10 में से क्या माइनस करेंगे, ये h यानी कि 5 r बाई 2, ये माइनस हो गया। लीजिए, अब पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, जाइए मैक्सिमम CSA क्या होगा, होगा तो यही 2 पाई r, और इसका क्या मान लें, कैपिटल H इसको मान लेते हैं, या x मान लेते हैं। ठीक, बेलन की ऊंचाई x हो गई, तो 2 पाई r x हो गया, तो वैल्यू रखते हैं, पाई में ही आंसर है ना, 2 पाई r तो r ही रहेगा, x की वैल्यू कितनी आई है 10 माइनस 5 r बाई 2। कितना आंसर है, 5 पाई r 4 माइनस r। बहुत अच्छा सवाल था, देख लीजिए सिमिलरिटी से हुआ है ये क्वेश्चन, सिमिलरिटी से ये क्वेश्चन हुआ है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। छोटा सा सवाल था, यूट्यूब पे कोई कमेंट देखें, लीवोलन पे बच्चे हैं ना, सर परसेंटेज छूट गया है, वीडियो अपलोड करवा दीजिए, देंगे। वीडियो अपलोड है लीवोलन पे, सारे वीडियो हैं, परसेंटेज क्लास की वीडियो नहीं मिल पाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि चीजें सब कुछ हम एक साथ यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाएंगे। अब ये मैंने नहीं किया कि पहले बोल दिया सब फ्री पढ़ाऊंगा बाद में पेड कर दिया, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। मैंने इसलिए परसेंटेज रोक रखा था कि लॉकडाउन खुलेगा तो क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। चूंकि अभी लॉकडाउन खुलने की संभावना नहीं है, इस कारण से उसको लीवोलन पे पढ़ाया जा रहा है। यहां झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं होती कि पहले कह दें कि सब फ्री में और बाद में बच्चों से धीरे से कह दें पेड हो गया। हमने स्पष्ट बोला था कि परसेंटेज वगैरह तभी चलेगा जब लॉकडाउन खुलेगा, और लॉकडाउन खुलने की संभावना अभी नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे लीवोलन पे पढ़ाना पड़ रहा है। आप परेशान ना हो, शीट है आपके पास, शीट है आपके पास, लगाते रहिए थोड़ा थोड़ा। बाकी इन सब पे भी तो काम करिए, जब आएंगे तब पढ़िएगा सारा टॉपिक।
जब आएंगे तो लॉकडाउन खुलने के बाद जब आएंगे तो हर एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। आइए देखिए अब इसके बाद नब्बे नंबर का सवाल लाइएगा नहीं सामने। ये सवाल डिफरेंशिएशन का है, इंटरमीडिएट में हम लोग ऐसे सवाल पढ़े हुए हैं कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ाई जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो ये सारे सवाल ये सब डिफरेंशिएशन वाले हैं और ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को काट देंगे। 90 नंबर के सवाल को काट दिया जाएगा। अब आइए 91 नंबर के क्वेश्चन पे 91, हर एक बच्चा ध्यान दे 91। 90 काट दीजिए, 90 आपके सिलेबस का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। 90 आउट ऑफ सिलेबस है, काट दीजिए। एक अर्धवृत्त जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है के अंतर्गत 3 बराबर लंबाई की जीवाएं हैं जो व्यास के दोनों अंत बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ती हैं कि एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। थोड़ी ज्योमेट्री, थोड़ा मेंसुरेशन। देखिए व्यास हो गया, डायमीटर, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई। ये तीनों जीवाएं आपकी क्या है, बराबर हैं। और ये इस तरीके से यहां पर एडजस्ट की गई हैं कि व्यास के साथ जुड़कर एक ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज बनाती हूं। व्यास के साथ जुड़कर एक समलंब चतुर्भुज बनाती हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इसका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो अगर यहां से मिला दें तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यहां से मिला दें तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। समझिएगा, अगर ये तीनों जीवाएं बच्चों आपकी बराबर हैं, ज्योमेट्री है ये, ध्यान दीजिएगा, तीनों जीवाएं अगर ये बराबर हैं तो बच्चों ये सेंटर पे भी बराबर कोण अंतरित करेंगी। ये नियम है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं या शेष भाग पर भी बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये आपका एक थियरम है ज्योमेट्री का। तो ये जीवा जितना कोण बनाएगी, अगर इसने थीटा बनाया तो ये भी थीटा बनाएगी और ये भी थीटा बनाएगी। और 3 थीटा बराबर क्या, 180। क्यों, स्ट्रेट एंगल, तो 180 हो गया। तो थीटा बराबर क्या, 60 डिग्री। तो बच्चे ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। तो 100% ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये भी 60 और ये भी 60। इसी तरह से ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अगर जैसे ही हमने सेंटर वाला एंगल 60 बताया तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, 60 60 60। साफ आपको दिखाई दे रहा है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 3 समबाहु के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये तीनों समबाहु बराबर भुजा की होगी, सबकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 7। भुजाएं क्या हो गई, 7 नहीं होंगी, त्रिज्या के बराबर। ध्यान से देखिए, ये 7 था, ये 7 था, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो ये भी 7 नहीं हो जाएगा। तो ये आपके तीनों समबाहु त्रिभुज बन गए हैं। समबाहु कैसे बने हैं, बहुत छोटी सी बात है। आप देख रहे हैं कि तीनों जीवाएं बराबर हैं, इस तरीके से एडजस्ट की गई हैं कि जब इसको व्यास से मिलाएंगे तो एक समलंब चतुर्भुज बन जा रहा है। इस समलंब चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल मांगा गया है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। तो समलंब चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल मांगा गया है, तो आप कंस्ट्रक्शन करके इसको रेडियस से मिला देंगे तो आप देखेंगे कि ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा बराबर है। तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल, अंतरित कोण भी इनका बराबर होगा, थीटा 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 एंड 3 थीटा इक्वल टू 180, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया ये आपका। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये 60, ये 60, ये 60, सब 60 हो गए समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू 7 का। इस पर आंसर बोलिए, 147 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए आंसर। हर एक बच्चा ध्यान दे देगा। ये 91 नंबर का सवाल है आपका। 91 आज का आखिरी सवाल, बकरी वाला।
बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बकरी वाला। दिमाग लगाना है आपको इस बकरी वाले क्वेश्चन में भी। ये तो सबको समझ में आया है, लीवोलन और यूट्यूब पे जितने बच्चे हैं। दोबारा हम सूचना दे दें, आज आपका 7 बजे मैं अपलोड करूंगा अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा आज शीट आप लोगों की, अलजेब्रा वाली नई शीट है। काफी मेहनत किया गया है पूरे टीम द्वारा, उत्तम सर द्वारा, राहुल सर द्वारा, मेरे द्वारा काफी काम किया गया है इस शीट पे, तो इसलिए बेहतरीन शीट आपको एक प्राप्त होगी, जिसको हमारे पुराने बच्चे हैं वो भी 2 बार 3 बार लॉकडाउन में लगा डालें। सोल्यूशन में दे दूंगा अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे, जो द स्पीड का चैनल है। किसी भी पुराने स्टूडेंट को वो चाहे कि क्लास दोबारा से कर लें, कोई मतलब नहीं है बाबू, उसको हम इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे कि आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आप आराम से रूम पे भी बैठ के चीजों को कर लेंगे। आइए देखिए, बाकी नए बच्चों का एडमिशन करवाते रहिए, आप लोग नए बच्चों का एडमिशन करवाते रहिए लीवोलन पे। चलिए 92 सामने आ चुका है सवाल आपके। एक बकरी जो 20 मीटर रस्सी के एक सिरे से बांधा जाता है, जबकि दूसरा सिरा बड़े वृत्ताकार क्षेत्र के केंद्र पर स्थित है। क्षेत्र के बीच में 10 मीटर भुजा का एक उठा हुआ वर्गाकार प्लेटफॉर्म इस प्रकार है कि उठे हुए वर्गाकार प्लेटफॉर्म का एक कोना वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर है। यदि बकरी उठे हुए वृत्ताकार प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में असमर्थ है तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जितने में बकरी चढ़ सकती है। ये देखिए, बकरी की रस्सी 20 मीटर लंबी रस्सी है, तो निश्चित रूप से जब भी बकरी चढ़ेगी तो इस वृत्ताकार मार्ग पर ही चढ़ पाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, वृत्ताकार मार्ग पर ही चढ़ पाएगी। ये सेंटर है, यहां से देखिए, यहां से बच्चों एक वर्ग है, इस तरीके से एक वर्ग है, इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। इसकी भुजा क्या है? 10 मीटर इसकी भुजा है। ध्यान दीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये पूरा रेडियस क्या है? 20 है। ये पूरा रेडियस क्या है? 20 है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो बकरी हमारी जो चढ़ पाएगी वो कहां कहां चढ़ पाएगी? ये पूरा तो चरेगी ही चरेगी। ध्यान से देखिए, ये पूरा बकरी यहां बंधी हुई है, सॉरी बकरी इस तरह से रहेगी, ये बकरी आपकी बंधी हुई है। ये 20 मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर। 20 मीटर लंबी रस्सी से बकरी बंधी हुई, तो बकरी कैसे चरेगी? जब भी चरेगी वृत्ताकार भाग में ही चरेगी, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ही रस्सी की लंबाई हो जाती है, आपको पता है। बकरी स्मूथली कहां कहां जाएगी? बकरी यहां से पूरा यहां तक जाएगी, यानी कि 1/4 वृत्त तो चरेगी ही चरेगी। सॉरी 1/4 नहीं, 3/4। ये 3/4 है बच्चों, 1/4 नहीं। बकरी यहां से यहां तक पूरा स्मूथली आएगी, मतलब 3/4 वृत्त तो चरेगी ही चरेगी। ध्यान से देखिए, 3/4 चर ही रही है। उसके बाद आप कहेंगे सर ये चरेगी, ये चरेगी, इस पे तो बकरी आ नहीं पाएगी, इस पे चढ़ नहीं पाएगी, चढ़ने में असमर्थ है, तो इसको चरेगी बकरी, आप ये बोलेंगे। तो बाबू नहीं चल सकती, बकरी रस्सी से बंधी है, तो आएगी तो यहां आएगी। ध्यान दीजिएगा। और बच्चे सुन लीजिए, यहां तक तो आ रही है, लेकिन अब यहां कैसे जाएगी? इस तरह से यहीं से टर्न होना पड़ेगा उसको। जब यहां से टर्न होगी, ध्यान दीजिएगा, तो उसका सिस्टम क्या बनेगा? ये पूरा 10 है ना, तो बकरी घूम के फिर उसकी यहां पर पहुंची। ध्यान दीजिए, बकरी यहां पहुंची, फिर ये चढ़ पाएगी ऐसे। ध्यान दीजिए, ये 10 मीटर जो लंबी रस्सी होगी यहीं आके फंस जाएगा, यहीं आके फंस जाएगा बच्चों। अब बकरी की रस्सी की लंबाई यहां के लिए ये सेंटर हो जाएगा, और बकरी फिर यहां से पूरा ये इस तरीके से 1/4 वृत्त चढ़ पाएगी, जिसकी त्रिज्या क्या होगी? 10 होगी। 1/4 वृत्त चढ़ पाएगी जिसकी त्रिज्या 10। इमेजिन करिए, आपकी बकरी है, पूरी 20 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, यहां बकरी चढ़ नहीं पा रही है, ना घूम पाएगी यहां से, तो बकरी यहां आके रस्सी उसकी फंसेगी, यहां रस्सी फंसेगी, तो अब बकरी केवल कितने लंबे रस्सी से बंधी हुई मानी जाएगी? 10। ध्यान से देखिए, केवल 10।
क्योंकि बच्चे इस रस्सी का कोई यूज नहीं हो सकता। यहां आके एक कोने में यहां बकरी की रस्सी फंस गई, अब फंस गई तो इसका काम खत्म। अब रस्सी की लंबाई केवल मानी जाएगी केवल और केवल 10, तो बकरी जो चर पाएगी इसी तरीके से चर पाएगी, केवल ये ऐसे चर पाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्यखंड अलग होगा, 10 मीटर त्रिज्या का ये त्रिज्यखंड है और 1/4 वृत्त होगा ये। वही बात यहां होगी, बकरी पूरा 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी ये देखा जाए तो यहां है, तो बच्चों देखिए यही उसका अब नया सेंटर बनेगा, बकरी का यही अब नया सेंटर बनेगा। अब जो नया सेंटर बना है वो यहां से केवल इतना घूम पाएगी, केवल इतना घूम पाएगी। तो इसको चरेगी बकरी, इसको चरेगी बकरी और इसको चरेगी बकरी, केवल इतना चर पाएगी। तो क्या क्या चरेगी बताइए, इसकी त्रिज्या 10 हो जाएगी। बकरी द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल 3/4 इंटू पाई इंटू कितने का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू पाई इंटू कितने का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू 2। इस तरीके के दो क्वाड्रेंट है, इस तरीके के दो क्वाड्रेंट है। समझ में आया आप लोगों के? कल दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को, इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ तो उठवा नहीं सकता मैं क्योंकि आप लोग रिमोट सेंटर्स पे हैं। तो ध्यान से देखिए, समझने की बात है, आप कॉमन सेंस लगाइए। रस्सी की जो लंबाई होगी इस बड़े वृत्त की वही त्रिज्या होगी। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता पूरा चरती। अब ये प्लेटफॉर्म इस तरह से वर्गाकार प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि इसका एक पार्ट सेंटर को टच कर रहा है, यही प्लेटफॉर्म होगा आपका, ध्यान दीजिएगा यही प्लेटफॉर्म है। तो आप कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा तो समझ पाएगा कि बकरी यहां तक आ पा रही है, लेकिन अब जब घूमना है तो ये पूरा नहीं घूम पाएगी, अब यहां फंस गई, यहां फंसेगी तो अब केवल रस्सी की लंबाई उसकी मानी जाएगी 10 मीटर और वो चर पाएगी इस तरीके से, सर्कुलर ही चरती है तो चर पाएगी केवल इस तरह से। उसी तरह से यहां फंस गया रस्सी तो 10 मीटर गई लंबाई, कोई यूज नहीं है उसका, केवल ये मूवेबल जो लेंथ होगी वो रस्सी की वो 10 ही मीटर होगी, अब यहां मूव करेगी इस तरह से। तो इसका एरिया 3/4 वृत्त का क्षेत्रफल, फिर इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आंसर इस तरह से। और मिलेंगे अब हम लोग कल, समय समाप्त हुआ आपका, कल दोबारा करवा दूंगा ये सवाल, लीजिए सर।